हेलो दोस्तों, एनएसए रैंकर परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि डेली हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पांचवी आपकी सीरीज लेकर के आए हैं। तो स्पेशल सीरीज है ये आपकी टॉप 500 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रखे गए हैं। डेली 25 क्वेश्चन आपके बताए जाते हैं। डेली आप 3 बजे की क्लास में आप आइए और इन क्वेश्चंस को करिए। जितने भी आपके यूपी से संबंधित एग्जाम है उन सब में आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जब जाड़े होते हैं, ठंड आती है, उसके समय पे भी वर्षा देखने को मिलती है। कारण क्या है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्टरबेंस है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, मानसूनी हवाओं के कारण, शुष्क हवाओं के कारण, व्यापारिक हवाओं के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। तो इसका आंसर होगा बेटा, जाड़े के दिनों में वर्षा जो है वो किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा देखने को मिलती है। इसमें आपका दे रखा है शुष्क हवाएं। ये ऑप्शन बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ड्राई जो विंड है उनके अंदर नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो इनके अंदर पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो बारिश कैसे हो पाएगी? तो इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। व्यापारिक हवाएं बेटा कुछ खास प्रकार की फसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ खास प्रकार की जो फसलें होती हैं उनके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये भी नहीं होगी। जाड़े के दिनों में बारिश का कोई लेना देना नहीं है। मानसूनी हवाएं हमारे यहाँ आती हैं, मानसून के समय पे जो बारिश कराती हैं वो मानसूनी हवाएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी हवाओं के कारण। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के उठे हुए मानसून से होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो जाड़े के दिनों में वर्षा हो रही है, ये अरब सागर से उठी हुई जो हवाएं होती हैं वो हिमालय से टकराती हैं, और टकरा के जब लौटती हैं उस समय हमारे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश करती हैं। और इस बारिश को कहा जाता है, जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, इस बारिश को जाड़े के दिनों में मावट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जाड़े के दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। क्लाइमेट बतानी है उत्तर प्रदेश की कैसी है। ऑप्शन ए कह रहा है टुंड्रा, बी कह रहा है शुष्क रेगिस्तान, सी कह रहा है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल यानी समशीतोष्ण महाद्वीपीय, डी कह रहा है ट्रॉपिकल मॉनसून यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए इसका? टुंड्रा होगा, शुष्क रेगिस्तान होगा, समशीतोष्ण महाद्वीप होगा, या उष्ण कटिबंधीय मानसून हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना कि टुंड्रा जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है और हमारे यहाँ पे ये क्षेत्र है नहीं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की तो जलवायु नहीं होगी। शुष्क रेगिस्तानी जलवायु नहीं होगी क्योंकि रेगिस्तानी जलवायु राजस्थान के अंदर ज्यादा है। टेम्परेट कॉन्टिनेंटल नहीं होगी क्योंकि समशीतोष्ण तो है हमारे यहाँ, लेकिन महाद्वीपीय जलवायु नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा है वो। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यही जलवायु भारत की अगर पूछी जाती कि भारत की जलवायु कौन सी है, तो भी आपको यही करना था कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा से 23.5 है, कर्क रेखा के आसपास की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप। बुंदेलखंड मिट्टी किसमें पाई जाती है? पश्चिमी मैदान में, गंगा के मैदान में, तराई क्षेत्र में, दक्षिणी पठार में, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए इसका?
इसका राइट आंसर होगा बेटा कि बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। तो पहली बात तो यह है कि जो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है ये कर्क रेखा के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है उसके पास है। और कर्क रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होता है वहां गर्मी ज्यादा होती है। और गर्म वाला जो क्षेत्र है वहां पर कुछ लावा और मैग्मा से बना हुआ कोई पठार है, उसे हम कहते हैं दक्षिणी पठार। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणी पठार। तो बुंदेलखंड जो है वो दक्षिणी पठार का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो पश्चिमी मैदान है ये सबसे उपजाऊ मैदान है आपका, सबसे उपजाऊ मैदान है बेटा। ठीक है, ये तराई क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है आपका, पूर्व यूपी के अंदर ये देखने को मिलता है। और ये दक्षिणी पठार का जो क्षेत्र है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर मूंगफली, ज्वार, ये जो फसलें होती हैं ज्यादा देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? एक मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है राकर मिट्टी। और ये जो राकर मिट्टी है वो कहाँ, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, एल्यूमिनियम होता है इसके अंदर, या तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो राकर मिट्टी होती है बेटा उसमें तिल, चना, ये जो फसलें होती हैं ये ज्यादा उगाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु के क्षेत्र में बताना है ऊपरी गंगा के। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से तथा कृषि गहनता 140% है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र बताना है। ठीक है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा का ये सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक है, ये भी बात सही है। कृषि गहनता 140% है, ये भी बात सही है। तो दोनों आपके सही हैं। तो केवल दो नहीं, केवल एक नहीं, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यूपी में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी। मैंने आपसे कल की क्लास में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश नदियों का क्षेत्र है और जहाँ नदियों का क्षेत्र ज्यादा होता है वहाँ जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होती है। और जलोढ़ मिट्टी के बेटा दो क्षेत्र होते हैं, एक है खादर और एक होता है बांगर। जो खादर का क्षेत्र होता है वो ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है और इसके अंदर गेहूं और जौ जैसी फसलें ज्यादा होती है। मिट्टी का अध्ययन बेटा पेडालॉजी कहलाता है, मृदा विज्ञान या पेडालॉजी कहलाता है। औसत तापमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हाईएस्ट एवरेज जो टेम्परेचर है इस तथ्य के कारण है कि यह इसके निकट स्थित है, हरियाणा राज्य के निकट स्थित है, नेपाल सीमा के अंतर्गत है, कोई नहीं है या कर्क रेखा के पास है। मैंने अभी बताया आपको कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के पास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कर्क रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होता है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो उच्चतम हो जाता है। तो यहाँ जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, लाल ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे फसलें ऐसी होंगी जिनमें पानी की कमी होगी। जैसे तिल हुआ, चना हुआ, तो रात को जब तुम चना खाते हो तो गला के खाते हो ना, क्योंकि तो वो जो फसलें हैं उनमें पानी की क्या है, कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में या पॉइंट ऑफ व्यू यूपी को रखना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन सारे पूछे गए, देखो ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, आरओ का 2023 का। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन है, बताना। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है।
उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक और दो दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। क्या आंसर होना चाहिए? पहली बात तो ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बता रहा है बेटा, यहाँ 9 होना चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो यहाँ पे उसने दे रखा है 11, तो ये वाला ऑप्शन सेकंड तो हो गया गलत, पहले वाला बिल्कुल सही है, तो इसलिए केवल एक सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अभी बताया मैंने, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितनी है आपके? 9 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है। पश्चिमी मैदान का जो क्लाइमेटिक जोन है बेटा, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, उधर सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है यूपी के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक को बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता दी जाती है? कौन सी मिट्टी है जहां बुंदेलखंड में ये पाई जाती है? तो काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी, विंध्य मिट्टी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो बुंदेलखंड क्षेत्र फिर आ गया देखो आपका, तो बुंदेलखंड कर्क रेखा के पास है, और कर्क रेखा के पास टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मिट्टी कैसी होगी? काली होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे तुम्हें नहीं बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़ मिट्टी, दलदली मिट्टी, कंकरीली व पथरीली मिट्टी। भावर क्षेत्र की बात कर रहा है बेटा। तो भावर जो क्षेत्र है ना, जैसे ये आपका यूपी है, ये आपका यूपी है, ये ललितपुर पड़ा हुआ है, ये सहारनपुर है, यहाँ ये सोनभद्र है, ये ललितपुर है। तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र पे, यहाँ जो ये क्षेत्र है, यहाँ कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को कहते हैं हम भावर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकरीली वो पथरीली मिट्टी, ऑप्शन सी। तो भावर जो क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, एक कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है, और खादर जो क्षेत्र होता है वो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जहाँ नई नई मिट्टी आती है। और बांगर क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो 3 क्षेत्र ध्यान रखो। तो बहावर जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर है, देखो इस वाले बिंदु पर है, ये पूरी यहाँ पे है। और बीच का जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र है, ये तराई का क्षेत्र, बहावर के नीचे है तराई क्षेत्र आपका। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है आपका, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है, यहाँ कर्क रेखा के पास में है, तो ये इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जगह है, इसे कहते हैं बेटा सहारनपुर। ये सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, यहाँ पे सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। ये यहाँ ललितपुर है, जो 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है। ये यहाँ सोनभद्र है बेटा, जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये यूपी का है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर लाल मिट्टी कहाँ होगी? सबसे पहले दिमाग लगाओ आप, लाल मिट्टी काली मिट्टी कौन से क्षेत्र की तरफ जाएगी? लाल कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा आएगा, जब तुम में टेम्परेचर दिया जाए, तुम भी लाल हो जाओगे। तो टेम्परेचर जहां ज्यादा रहेगा, वहां लाल मिट्टी का क्षेत्र ज्यादा होगा। सीतापुर बाराबांकी में होगा, एटा मैनपुरी में होगा, मिर्जापुर झांसी में होगा, आगरा और मथुरा में। क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो अभी बताया मैंने कि जहां बुंदेलखंड क्षेत्र होगा, और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? झांसी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? मिर्जापुर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है? महोबा है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कैसी मिट्टी का होगा? लाल का होगा या काली का होगा? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप थोड़ा सा देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे,
यूपी एडीए एलडीए स्पेशल 2010 मेंस क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पूछा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझो कि अगर कर्क रेखा के आसपास का कोई क्षेत्र है तो वहां लाल मिट्टी काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी काली मिट्टी वाली जो क्षेत्र होंगे वहां पे फसल ऐसी होंगी इन्हें पानी की नीड कम होगी, तो पानी अगर ज्यादा दोगे टेम्परेचर ज्यादा है, उड़ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। टोटल मंडल कितने हैं यूपी में? 18। टोटल मंडल कितने हैं? 18। तो 18 मंडलों में लवण प्रभावित मृदा कहां पाई जाती है? जहां पर सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है उस मिट्टी के अंदर, तो आगरा और अलीगढ़ में, मेरठ मुरादाबाद में, बस्ती एवं गोरखपुर में, झांसी एवं चित्रकूट में। अब आप एक बात सोचो आप कि यहाँ पे दे रखा है ये मेरठ और मुरादाबाद, ये पश्चिमी यूपी हो गया। और पश्चिमी यूपी में आपका नदियों का क्षेत्र है, तो नदियों का अगर कोई क्षेत्र होगा तो जैसे ही लवड़ आएगा वो लवड़ को बहा के ले जाएंगी, तो मिट्टी में लवड़ रहने कहां देंगे? तो यहाँ पे ये आंसर तो होगा नहीं। ऐसे ही आपका दे रखा है बस्ती और गोरखपुर, ये पूर्वी एरिया, पूर्वांचल है, तराई का क्षेत्र है, तो तराई का क्षेत्र है तो वहां तो पानी पहले से ही स्टोर हो है, जब पानी स्टोर होगा वहां लवड़ आएगा नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है झांसी एवं चित्रकूट, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लवड़ी मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए आगरा और अलीगढ़ वाले क्षेत्र में तुमने देखा होगा कि लवड़िया मिट्टी थोड़ी व्हाइट व्हाइट हो जाती है, नमक जैसी हो जाती है, तो उसमें फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो अलीगढ़ और आगरा के आसपास। आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जो जिला है वो आगरा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु कहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक होती है, यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? बांदा में होती है, मुरादाबाद में होती है, गोरखपुर में होती है, वाराणसी में होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर। और गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, और उसी के महंत हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। यहाँ खिचड़ी मेला लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। पोटास की कमी है वो कहां पाई जाती है? तो क्या राइट आंसर होगा बेटा? जौनपुर। जौनपुर जो है दिल्ली सल्तनत का सिराज भी कहा जाता है इसे। तो सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के शासन में रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था दिल्ली सल्तनत के राजाओं को, वो इसी जौनपुर से होता था। ठीक है, इसीलिए इसे सिराज कहा गया, ताज कहा गया दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे ज्यादा आमदनी यहीं से होती थी। लेकिन यहाँ की फसल में काय की कमी है? पोटास की कमी, मिट्टी के अंदर कमी है। उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन जो पत्ते गिराते हैं उन वनों की बात कर रहा है। पेड़ों की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है कि ऐसे एरिया के वन जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो, और उस टेम्परेचर से बचने के लिए, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो पानी जो है पत्ती के अंदर वो बाष्पोत्सर्जन क्रिया में उड़ जाएगा, तो ये उस पानी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए कि अपना पानी ना उड़े, इसलिए अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा है? सागौन है, ओक है, देवदार है। इसका राइट आंसर होगा सागौन। जैसे ही गर्मी के दिन निकल जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय ये पर्णपाती पौधा है, तो इसका जो सागौन का जो प्लांट होता है, इसके पत्ते देखना बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। अगर ये नहीं गिराएगा पत्तियों को तो इसका पानी जो है वो उड़ जाएगा। ओक जो है ना बेटा, इसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक को राजा कहा जाता है, राजा होता है रेगिस्तान का। ये ओक ऐसा प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे प्यासी भूमि की भूमि है, यानी ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी की कमी है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पौधा लगा देते हैं, और पौधे का जो स्टेम होता है
उस स्टेम में पानी स्टोर हो जाता है और यहाँ के लोग उसमें पाइप लगा करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो वहां पे ये समरसेबल का काम करता है, ओक जो प्लांट है। ठीक है। और देवदार तो आप जानते हो हिमालय का पर्णपाती पौधा है, हिमालय पे पाया जाता है देवदार, लकड़ी बहुत अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है? सफेद पीठ वाला दलदली हिरन है, भारतीय घड़ियाल है, पतली चोंच वाला गिद्ध है, या इनमें से कोई नहीं है? बेटा इनमें से कोई नहीं की जगह पे यहाँ पे लिख लो उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसे सबको माना है। ठीक है, उपर्युक्त सभी होगा इसका, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें मानी गई हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यूपी का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो दुधवा है आपका। दूसरे नंबर का बताना है इसमें कि दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो तो पहले नंबर का है बेटा। इसका राइट आंसर होगा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पीलीभीत में है। ठीक है, बड़ो गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते थे पहले। रानीपुर टाइगर जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये लखीमपुर खीरी में, और जो आपका रानीपुर है ये चित्रकूट में। ठीक है, पीलीभीत पीलीभीत में ही है, अमनगढ़ संत कबीर नगर में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ? 7%, 8%, 9%, 10%? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी 9%। जितना भी फिजिकल क्षेत्र है वो वनों से और वृक्षों से घिरा हुआ है यूपी का। होना चाहिए 33%, 9% है वन। रिपोर्ट ये कहती है कितना परसेंट अगर वन होंगे तो ठीक होगा। देखिए ऑक्सीजन की कमी करेंगे कुछ नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये पुरानी चलो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन है? यानी 9% उत्तर प्रदेश का टोटल भौगोलिक एरिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिनका कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है वो 20% से ज्यादा है वनों से घिरा हुआ। बहराइच है, चंदौली है, श्रावस्ती है। एक और दो, दो और तीन, केवल तीन, केवल एक? राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर है बेटा चंदौली और श्रावस्ती। तो दो है और तीन है, किसमें आ रहा है आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये 20% से ज्यादा वनों से घिरा हुआ जिला है। जिले टोटल 75 है। ठीक है, 76वां बनने जा रहा है कल्याण सिंह नगर, अभी बना नहीं है, ये बन जाएगा तो देखते हैं, ये प्रस्तावित है। क्वेश्चन 21वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना कब की गई? ये ईयर बतानी है। 2013 में, 2005 में, 2011 में, 2007 में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम। बताइए इसका आंसर क्या हो? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना कब की गई? बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? 2013 है नहीं, 5 है नहीं, 11 है नहीं, 7 आंसर है, ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी है, ये जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करती है। 2007 में ये एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कौन सा वन्य जीव कह रहा है? अच्छा, कछुआ। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है। तो ये वाराणसी में है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है।
कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था? केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल तीन सही है। उपयुक्त तो सभी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 में अभी कुछ समय पहले जो हुआ उसमें ये पूछा गया है। क्या आंसर होना चाहिए? देखो बेटा, कछुआ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके विषय में पहला कह रहा है कि ये वाराणसी में है, बिल्कुल सही है, ये वाराणसी में ही स्थापित हुआ है कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा कह रहा है कि ये देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बनारस के अंदर गंगा है और वो वहीं पर बनाया गया अभ्यारण्य। तीसरा कह रहा है कि कछुओं को एक्चुअल में क्या है कि जो बनारस है वह बनारस के घाट है और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वहां पर आधे जले हुए जो लोग हैं वो बहा दिए जाते हैं, तो उनको खाने के लिए कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया। तो ये भी बात सही है, तो इसमें उपयुक्त तो सभी बनेगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कछुआ के विषय में तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? अभी बताया मैंने, बनारस से संबंधित, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का घड़ियाल संरक्षण के प्रयासों में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर है, चंबल है, राइट आंसर होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चंबल घड़ियालों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस चीज के लिए जाना जाता है? घड़ियाल के लिए। 125 का ऑप्शन ए सही है। तो ये आपके बेटा, ये देखो क्वेश्चन सारे पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कराए, ठीक है। आपके 125 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 500 क्वेश्चंस की सीरीज है। मैं 125 क्वेश्चन करा चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पीछे जाकर के देख ले, पूरी क्लास पड़ी हुई है 125 क्वेश्चंस की, क्रम वाइज आप देखते चले जाएं। 500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे क्वेश्चन इस क्लास से फंस जाएंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी क्लास के साथ, जुड़ते रहिए। थैंक्स।